ट्वेल्थ में और क्लास 11th में हम क्या नया पढ़ेंगे, इतना अंतर समझो। देखो क्लास 11th में ना जब हम पढ़ के आ गए, अब हमने क्लास 11th में हम सर थे, और क्लास 11th में सर हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली। सर हमने जर्नल पढ़ लिया, उसका हमने लेजर बना दिया, फिर उसके बाद हमने जर्नल के बाद हमने उसे लेजर में पोस्ट कर दिया था। सर फिर लेजर के बाद सर हमने उसका सबका ट्रायल बैलेंस भी बना लिया। ट्रायल बैलेंस के बाद सर हमने पी एंड एल भी बना लिया, और पी एंड एल भी बना दिया, और सर पी एंड एल के बाद हमने बैलेंस शीट बना दी। ये सारी चीज़ें कर दी। अब सर अकाउंट्स तो हमारे फिर पूरे हो गए। अब इसके बाद बचा क्या? अब इसके बाद जो बचती है ना, देखो आप मेरी इतनी बात बिल्कुल, ये और ये बिल्कुल सच है, ये बात, इस बात पे अग्री करना। जितनी आपकी अकाउंट्स है ना, कि कौन सी एंट्री किस तरीके से पास होती है, कौन सी एंट्री कैसे जाती है एक नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में या एक नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस में, वो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। अगर आप अपनी बुक उठा के देखोगे, आपको दिखेगा कि सर 5 चैप्टर 6 चैप्टर तो मेरे पार्टनरशिप के हैं। तो सर पार्टनरशिप में इतना ज्यादा सिलेबस है, तो पार्टनरशिप में ना आपको कोई नई तरीके की एंट्रीज नहीं सीखनी है कि ये एंट्री कैसे होगी। सैलरी की एंट्री जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में थी, वैसे ही एंट्री पार्टनरशिप में होगी। जैसे रेंट अपना 11th में जाता था, वैसे ही रेंट 12th में जाता है। बेसिक्स बेसिक्स सारी चीजें सब वही है। अकाउंट्स इसलिए जितनी भी होती है ना, वो आपकी क्लास 11th के लेवल तक की होती है। क्लास 11th में जब आपने एक बार एंट्री पोस्टिंग करनी ढंग से सीख ली, तो उसके बाद 12th में या 12th के बाद आप जब भी अकाउंट्स पढ़ोगे, मान लो अगर आप कोई ग्रेजुएशन का कोर्स करने जाते हो, बीकॉम वगैरह कुछ करते हो, या मान लो प्रोफेशनल कोर्स में जाते हो, सीए वगैरह कुछ करने जाते हो, तो अब 12th के बाद या 11th के बाद मैं कहूँ, जितनी भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे ना, उसमें एंट्रीज कभी नई नहीं होगी। अगर नई होगी तो सिर्फ एक चीज होगी, और वो होती है सिचुएशंस। सिर्फ और सिर्फ सिचुएशंस बदलती हैं। सारी एंट्री, सारी जर्नल एंट्रीज जैसे पहले होती थी वैसे ही होती है। जो एक नई चीज अगर होगी तो सिर्फ सिचुएशंस क्रिएट करी जाएंगी आपके लिए, नहीं। मतलब सर सिचुएशन से मतलब क्या है? सर सिचुएशन से मेरा मतलब इतना है कि आपको 11th में तो पढ़ाया गया कि मान लो एक बिजनेस है, और उस बिजनेस का एक ही ओनर है, एक ही मालिक है। पर आज की प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज जरूरी नहीं है कि बिजनेस का मालिक एक ही हो। बिजनेस के मालिक दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 15 20 50 कितने ही हो सकते हैं। तो आपको 11th के बाद की जितनी भी अकाउंट्स है ना, वो आपको सिचुएशन के हिसाब से सिखाई जाती है। बेसिक अकाउंट्स आपने सीख ली जो हर जगह लगेगी। सैलरी की एंट्री, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एलएलपी हो, कुछ भी हो। अच्छा, ये जो मैं टर्म्स के नाम यूज कर रहा हूँ, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, ये सब टर्म्स आपने, मुझे पूरा पता है कि आपने बिजनेस स्टडीज में अपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, शायद चैप्टर 2 में ही पढ़ी होगी। यस। पढ़ी है, ठीक है। तो अकाउंट्स जो आपकी 11th के बाद की होती है, वो बस आपने जितनी एंटिटीज पढ़ी थी ना, उन सब एंटिटीज में क्या क्या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, सिर्फ उस पर फोकस करती है। बेसिक एंट्रीज सब वही है, चाहे केस कंपनी का हो, एलएलपी का हो, कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, एचयूएफ का हो, किसी का भी हो, डजेंट मैटर। परचेज, सेल्स, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सभी चीजें, सारी की सारी चीजें, जितने रेक्टिफिकेशन हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, सभी एंटिटीज का सेम तरीके से बनता है। किसी भी एंटिटी की कोई भी चीज अलग तरीके से नहीं होती है। ये बात एक अपने दिमाग में क्लियर रखना कि सर हम कुछ नया बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं। तो सर हम पढ़ेंगे क्या? सर हम बस इतना पढ़ेंगे कि अगर नई नई सिचुएशंस क्रिएट होती गई, तो उसमें हम अकाउंटिंग कैसे करते जाएंगे। मतलब कि सर पहले अगर ओनर एक था, और आज एक से ज्यादा ओनर हो गए, मान लो सर 2 ओनर हो गए आज की डेट में, तो सर ये 2 ओनर के केस में मैं अपनी अकाउंटिंग कैसे करूंगा, मुझे ये चीज देखनी है। अब 2 ओनर के केस में, तो सर एक बात बताओ, पार्टनरशिप, अब एक चैप्टर आया कि पार्टनरशिप, तो देखो आप सबको पार्टनरशिप नाम से हल्का सा क्लियर हो रहा होगा, पूरा इसका एक्ट क्या होता है, इसके एक्ट में क्या क्या चीजें होती है, वो तो हम पढ़ ही लेंगे। पर पार्टनरशिप नाम से इतना सबको समझ आ रहा होगा कि सर एक से ज्यादा लोग हैं, और एक साथ अपने सेल्फ एग्रीमेंट बेसिस पे कि हाँ चल हम साथ में बिजनेस करते हैं, एक साथ बिजनेस करने आए हैं। इतना बेसिक सा मतलब तो सबके दिमागों में क्लियर होगा। अब उसके अंदर रूल्स वगैरह क्या होते हैं, उसका एक्ट क्या कहता है, कि पार्टनरशिप कैसे होती है कैसे नहीं होती, वो हम पढ़ेंगे। पर अगर मैं बेसिक मान के चलूं, तो ये बेसिक सबको पता है कि सर एक से ज्यादा लोग एक साथ आए और उन्होंने डिसाइड करा कि हम बिजनेस करते हैं। तो सर बस इतनी सी बात है कि पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है, तो इसके ऊपर 5 चैप्टर आ गए, 6 चैप्टर आ गए। तो हाँ, इसके ऊपर 5 चैप्टर 6 चैप्टर आए, पर क्यों? उनका रीजन। सबसे पहले में तो आपको क्या सिखा देंगे, आपको सबसे पहले तो सिखा देंगे कि सर नॉर्मली अकाउंटिंग कैसे होती है पार्टनरशिप में।
अगर एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ एक आध एंट्रीज कुछ अलग तरीके से अगर पास होनी है, किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट मिलना है, तो सर उसकी एंट्री कैसे होगी? बाद में आपके लिए और थोड़ी सिचुएशन चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे कि सर पार्टनरशिप तो चल रही थी, लेकिन अब बीच में ही एक नया पार्टनर ऐड हो गया। मतलब कि मान लो मैं और सुशांत मिलके एक बिजनेस कर रहे थे, अब कोई एक पर्सन या मान लो अक्सा ही बाद में ऐड हो गया, तो अब पार्टनरशिप में क्या इफेक्ट आएगा? साल के बीच में अगर कोई नया बंदा ऐड हो गया तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, वो सीखेंगे। सर ऐसे ही मान लो कोई एक बंदा चला गया, रिटायर हो गया, मान लो हम 3 लोग पार्टनरशिप में थे और सुशांत चला गया, सर तो अकाउंटिंग कैसे होगी, उसके बारे में सीखेंगे। इसी तरीके से सर मान लो एक तो रिटायर की बात हो गई, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो, मान लो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, सर तो उस केस में हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे? ठीक है। हाँ सुशांत बताओ। सर ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास जो अभी? होगी आपकी, हाँ क्लास जी। आपकी रिकॉर्ड सारी होती है। ओके ओके, यही हाँ। पूछा था मैं, क्योंकि ऐसे में सोचा था मतलब ऑफलाइन ज्यादा समझ आता है ना, तो नहीं नहीं नहीं, ऑफलाइन में। वो मैं समझ सकता हूँ। देखो आप अगर बिल्कुल ढंग से अगर देख के बैठे हो, और ये तो भी मैंने देखो फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला नहीं, वरना मेरे 11th का बैच चलते हुए 5 दिन हो गए हैं। मेरी क्लास में 3 रूल रहते थे। सबसे पहला रूल, कैमरा ऑन रख के बैठना। दूसरा रूल, पानी की बोतल लेके बैठना साथ में। और तीसरा रूल, फ्री होके बैठना। ये मेरे सिंपल रूल चलते हैं जो मेरे क्लास 11th बैच में चल रहा है। पहला दिन होता है, बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते कई बार, इस वजह से मैं कैमरा ऑन नहीं कराता, वरना मेरे हिसाब से अगर बच्चा कैमरा ऑन कर ले, मैं उसकी शक्ल देख के बता सकता हूँ कि उसे कहाँ पे वो फंस रहा है, और मैं उसी चीज पे प्रेशराइज करके उसे और ढंग से बता सकता अच्छा सर। हूँ। अगर आप दोनों कैमरा ऑन कर पाओ तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, और मैं बहुत अच्छे से जिस चीज पे आप अटकोगे मैं उस चीज को और फोकस करके बता पाऊंगा। बट पहली दूसरी क्लास से कई बार बच्चा नहीं हो पाता कंफर्टेबल, इस वजह से मैं भी नहीं बोलता, पर मैं दूसरी तीसरी क्लास से उस चीज को कंपलसरी कर देता हूँ कि अगर क्लास में बैठना है तो कैमरा ऑन करना पड़ेगा। अभी ओके आज सर। हो सकता है आज आप उस सिचुएशन में या कुछ वैसे तैयारी के साथ ना बैठे हो, बट इतना थोड़ा सा मान के रखना, सेकंड थर्ड क्लास से कंपलसरी होगा कैमरा ऑन करना। ओके ओके सर। रिकॉर्डिंग में ओके कहीं सर। भी आपका फेस वगैरह कहीं ऐसी ये चीज नहीं जाएगी कि मैं कोई रिकॉर्डिंग पब्लिक कर रहा हूँ और आपकी ना कुछ ना फेस सर, वगैरह कोई है, नहीं। वो सब चीज नहीं होगी, उसकी टेंशन मत लेना। ओके सर, कोई दिक्कत ठीक है। नहीं, यही पूछा था। हाँ, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसके आगे, अब जैसे ये हमने पढ़ लिया कि मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो उस केस में अकाउंटिंग कैसी होगी, ये भी हम सीख लेंगे। इसी तरीके से सर मान लो पार्टनरशिप ही खत्म हो गई, पार्टनरों में सर इतनी लड़ाई मच गई, इतनी मारामारी मच गई, कुर्सी उर्सी पटक के एक दूसरे को मार दी, सब जेल चले गए, पार्टनरशिप ही खत्म हो गई, डिसॉल्व हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया सर। बिजनेस बंद होने पे अकाउंटिंग कैसे करेंगे? ये हमने क्लास 11th में नहीं पढ़ी होगी, नहीं वो सब बढ़िया। चीजें भी है यहाँ पे। तो बस सिचुएशन है सर, नॉर्मल एंट्री सारी एक जैसी होगी, इसलिए 11th में अगर आपने 11th के अकाउंट्स वगैरह देख ली, थोड़ी बहुत चीजें देख ली, उसके बाद आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि सर जैसे 11th में इतनी मेहनत लगी, इतना सब कुछ पढ़ना पड़ा, वो सब पढ़ना है, नहीं। मेरा मानना बिल्कुल सीधा सा ये है कि क्लास 12th की जो अकाउंट्स है वो क्लास 11th से आसान है, क्योंकि 12th में कोई नई चीज नहीं पढ़ता बच्चा, कोई नई एंट्रीज नहीं पढ़ता, बस नई नई सिचुएशन से डील करना सीखता है। और सिचुएशन आगे भी फ्यूचर में आपके हिसाब से चेंज हो सकती है, वो चेंज होती रहेंगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसके आगे बढ़ूं, और इसके आगे अब हम शुरू करते हैं पूरी तरीके से अपने पार्टनरशिप से, जो आपके आपके बल्कि एनसीईआरटी में पार्टनरशिप से पहले एक चैप्टर है, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो एनसीईआरटी की बुक में तो है पर वो आप लोगों के लिए डिलीट हो चुका है। पहले था सिलेबस में, पर अब आप लोगों के लिए डिलीटेड है वो चैप्टर। तो सीधे जो हमारे चैप्टर शुरू होता है पार्टनरशिप से शुरू होता है। ठीक है। अब सबसे पहली चीज, आप अपने आराम से हेडिंग डालो, देखो कॉपी और पेन वगैरह लेके बैठना। पार्ट अभी तो आज कैमरा ऑन नहीं है तो मुझे नहीं दिखेगा कि कौन लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, कौन कैसे कर रहा है, पर उसके बाद से वो चीज़ मैं करवाऊंगा। तो आज ईमानदारी से खुद से वो चीज़ लिखने बैठ जाना। बहुत ज़्यादा लिखने का नहीं होगा, पर जो दो चीज़ें बताऊंगा वो देखते रहना। अब देखो हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप से। अब पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब समझ में आता है कि सर एक से ज़्यादा लोग एक साथ आए हैं बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन्हें साथ में बिजनेस करना है, और जो कमाएंगे साथ में आपस में मिल बांट लेंगे, मिल बांट के अपने पास रख लेंगे। ये सर बेस ये सर बेसिक सा होता है पार्टनरशिप। अब एक चीज सोचना कि जब पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग हैं, तो सर जब किसी भी काम में एक से ज्यादा लोग होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी होती है, और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे झगड़े भी हो जाते हैं। ठीक है। तो अब अगर मान लो कभी कोई झगड़ा हो गया
पार्टनर्स के बीच कभी बिजनेस करते हुए पूरे साल में किसी भी चीज को लेकर झगड़ा हो गया कि अरे नहीं ये काम ऐसे नहीं होना था, ये काम तूने ऐसे कैसे कर दिया, मुझे इतने रुपए मिलने थे, मुझे रुपए कम कैसे दे दिए, हर एक चीज। तो सर अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी तो कोई कानून तो होना चाहिए ना, कोई एक कानून होना चाहिए जो हमें सॉल्यूशन निकाल के दे सके, जो हमारे को बता सके कि अच्छा ऐसे ऐसे अगर लड़ाई मच गई तो अब सही चीज क्या है, हमारे को करना क्या है। तो इसी तरह हमारी ये जो पार्टनरशिप है ना सर, हमारी पार्टनरशिप फर्म्स को एक लॉ गवर्न करता है जिसे हम कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हमारा एक्ट है जो हमारी पार्टनरशिप की सभी गाइडलाइंस को गवर्न करता है। ऐसा नहीं है हमारे को कहीं बैठ के पूरा एक्ट पढ़ाना है, इधर अकाउंट्स पढ़ रहे थे अकाउंट्स में लॉ कहाँ से आ गई, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पूरा लॉ पढ़ रहे हैं बैठ के। पर जितनी चीजें इस लॉ में लिखी है जो हमारी बस अकाउंट्स के लिए जरूरी है सर, हम बस उन्हें देख रहे हैं। तो अब सर अकाउंट्स के लिए क्या जरूरी है, देखो एक चीज तो जो इसमें बताई हुई है ना कि पार्टनरशिप, अगर आप एक से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हो तो ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि आपको कागजों पे ये चीज लिखनी है। ये चीज आपने अपने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर में भी पढ़ी होगी, जब आपने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा होगा उस समय भी ये चीज पढ़ी थी कि पार्टनरशिप जरूरी नहीं है कि हम हर जगह लिख के उसकी डीड बनाए। डीड आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हो तो आप एक डीड बना सकते हो। डीड का मतलब आपस में आप लोगों का अग्रीमेंट। तो ये जरूरी नहीं है। अच्छा सर जरूरी नहीं है, चलो ठीक है हमने मान लिया। अगर जरूरी नहीं है और हमने ऐसे ही बिजनेस शुरू कर दिया तो सर क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है, हम तो नहीं करवा रहे, हम क्यों बेफालतू पैसा खर्च करें, हम क्यों सरकार को पैसा दे इस चीज का कि डीड वीड बनाए, किसी को रुपए दे, कोई लिख रहा है टाइप कर रहा है स्टैम्प पेपर लेके आ रहे हैं, क्यों ये खर्चा उठाना। नहीं उठाया ये खर्चा और हमने आगे बिजनेस शुरू कर दिया। तो अब दिक्कत क्या आ सकती है, अब सर दिक्कत ये आ सकती है कि मान लो आप लोग अपना पूरे साल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, पूरे साल लोग बिजनेस कर रहे थे। अब जब बिजनेस कर रहे थे और हम लोगों ने भैया शुरुआत में तो पार्टनरशिप वगैरह बनाई नहीं, मैं और सुशांत और हम लोग आपस में मिले, हमने कहा चलो यार फटाफट से एक बिजनेस शुरू करते हैं। अब दिमाग में आया कि यार जब बिजनेस की बात करने बैठते हैं ना कि चलो साथ में बिजनेस करते हैं, तो एक सबसे पहला सवाल और एक सबसे पहला ख्याल जो हर किसी के दिमाग में आता है वो ये आता है कि भाई तेरा कितना और मेरा कितना हिस्सा। पर अब जब हम दोनों बैठे थे एक साथ बिजनेस शुरू करने कि चला बिजनेस शुरू करते हैं, तो हमने कहा कि अरे चल, अरे प्रॉफिट का छोड़, वो सब चीजें तो हम कर लेंगे, पहले बिजनेस शुरू करो फटाफट से, पैसे वैसे कमाते वो सब चीजें बाद में देखें। अब हमने शुरू कर लिया, शुरू करा, साल खत्म हुआ। अच्छा इतना तो सबको पता है कि जो हमारी बुक्स होती है वो क्लोज कब होती है, 31 मार्च में क्लोज होती है, यस सर। ये चीज तो पता है। ठीक है, अब हम 31 मार्च के बाद आज ही यहाँ मान लो अप्रैल के मंथ में हम लोग बैठे और हम ये सोच रहे हैं कि चलो यार फटाफट से देखते हैं मैंने साल भर में हमारी क्या चीज रही, कैसे कैसे हमारा बिजनेस रहा। अब निकल के आया कि सर हमारा तो पूरे साल में 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा। क्या रहा, प्रॉफिट रहा 2 करोड़ रुपए का। अब जब 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखा तो सुशांत को एकदम से लगा कि यार प्रॉफिट है इतना ज्यादा ये वो। अब सुशांत एकदम मेरे पास आता है कि सर ये जो 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है ना, इसमें से सर 1.5 करोड़ हिस्सा मेरा है। क्या है, 1.5 करोड़ का हिस्सा मेरा है। मैंने बोला भाई क्यों 1.5 करोड़ तुम्हारा क्यों है, मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ 50 लाख के लिए आया था यहाँ पे। तो उसने कहा नहीं सर, सर सारा सर जो भी सारी सेल वगैरह करी है वो सब मैंने करी है, फील्ड पे सेल्स के स्टाफ वगैरह को लगाया है सर, सारी चीजें उनकी सैलरी वगैरह हर एक काम, ये वाला काम मैंने देखा है। तो सर मैंने सब सारी सेल्स वगैरह करी है, तो सर मैं तो ज्यादा हिस्से लूंगा, मैं तो 1.5 करोड़ रुपए लूंगा। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, अब अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर तो मैं भी बोलूंगा कि भाई साहब बिजनेस जब शुरू करने का समय आया था ना अप्रैल के महीने में, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, बिजनेस में पैसे तुमने नहीं लगाए थे, बिजनेस को अपने रुपए मैंने दिए थे, बिजनेस में उस समय 1 करोड़ रुपए मैंने लगाए थे, तुम सामने नहीं आए थे, तुम तो पीछे हट गए थे और रुपए लेके मैं आया था। अब ये तो अलग लड़ाई मच गई। अब इस लड़ाई को सॉल्व कौन करेगा, अगर दो लोगों के बीच लड़ाई मच गई तो उसे सॉल्व कौन कर सकता है। देखो सॉल्व उसे दो तरीके से किया जा सकता है।
या तो अगर कभी पहले या तो अगर कभी पहले उन दो लोगों ने आपस में ऑन पेपर्स अग्री करा हुआ था कि भाई तेरे इतने रुपए मेरे इतने रुपए, मतलब अगर पहला ऑप्शन तो ये है कि या तो आपने कोई डीड बनाई हुई थी, या तो आपने कोई डीड बनाई हुई थी कि भाई तेरा प्रॉफिट इतना मेरा प्रॉफिट इतना, मैं तो मान लेते ना इतने रुपए कमा लूंगा, तो इतने इतने परसेंटेज रख लियो। मान लो पहले हमारा डिसाइड हो चुका था कि भाई ये 60% मेरा है और 40% सुशांत का है, तो लड़ाई खत्म। तो अगर कोई लड़ रहा है तो क्या मेरे पास प्रूफ नहीं है, मेरे पास क्या डीड नहीं है? मैं पार्टनरशिप डीड दिखाऊंगा, चाहे पुलिस स्टेशन दिखानी हो चाहे कोर्ट दिखानी हो, डीड दिखाऊंगा, बात खत्म कि भैया हम दोनों का पहले ही एग्री हो गया था। अब अगर तेरे को आगे बिजनेस नहीं करना तू मत कर, वो तेरे पे बिल्कुल खुली छूट है, पर अभी तक का जितना प्रॉफिट था वो तो मैं अपना 60% लेके जाऊंगा। पहला ऑप्शन तो ये है अगर मैंने डीड बनाई थी तो। लेकिन सर अगर मैंने डीड नहीं बनाई थी, अगर मैंने डीड नहीं बनाई थी सर, तो क्या होगा? तो अब होगा क्या, अब हम दोनों जाएंगे कोर्ट में, हम दोनों ने केस वगैरह फाइल करा और हम दोनों गए कोर्ट में। कोर्ट के पास गए कि सर ऐसे ऐसे हमारा झगड़ा हुआ है और इतना इतना प्रॉफिट ये इतना कह रहा है, मुझे इतना चाहिए, सारी लड़ाई वगैरह सारी कहानी उनको समझाई। अब वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे भैया फटाफट से सारी बातें तुम साइड करो, तुम निकालो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारे पार्टनरशिप के सारे प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में है, उसे देख लेते हैं। अब जब उन्होंने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट खोला तो वहां पे ये चीज लिखी है कि सर अगर बिजनेस में डीड नहीं बनाई थी तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच जो प्रॉफिट है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो इक्वली शेयर हो जाएगा, वो इक्वली शेयर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई और आप प्रॉफिट या लॉस को लेकर झगड़ा कर रहे हो, तो जो भी आपका प्रॉफिट है या लॉस है वो जितने भी पार्टनर से, 3 पार्टनर है तो तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 2 है तो दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, जितने पार्टनर है उन सब में बढ़ जाएगा। तो ये झगड़ा खत्म कि मैं कैपिटल इतनी लाया था और तू क्या बोलते हैं सारी सेल्स तूने करी, चाहे किसी ने कितनी ही मेहनत करी हो फिर उसके बाद, लेकिन कानून ये कहता है कि प्रॉफिट आधा आधा बटेगा। ठीक है, एक सिचुएशन तो ये आ गई कि सर अगर हमने डीड नहीं बनाई और हम लोगों के बीच प्रॉफिट को लेकर लड़ाई मच गई, तो सर क्या? अच्छा, चलो ये हो गया। अब इसके बाद और क्या झगड़े आ सकते हैं? और सर मान लो झगड़े ये आ सकते हैं कि साल खत्म होने के बाद या साल के बीच में कभी भी सुशांत कहता है कि सर बाकी सब कुछ तो ठीक है, बिजनेस में पैसा वैसा लग रहा है, प्रॉफिट प्रॉफिट आ रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन सर मैं 24 घंटे बिजनेस में काम कर रहा हूँ, तो मुझे बिजनेस से सैलरी भी तो निकालने दो, मुझे बिजनेस से सैलरी भी तो लेने दो। मैं हर रोज काम कर रहा हूँ, हर महीने काम कर रहा हूँ, तो सर मैं तो महीने के 30,000 रुपये बिजनेस से लूंगा, जो प्रॉफिट आएगा बाद में वो तो अलग बात है, लेकिन मैं सर सैलरी भी लूंगा। और साथ ही साथ ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर सुनो मैंने बिजनेस में लगाई हुई थी कैपिटल, मैंने बिजनेस में अपने पास से पैसे लगाया था कितना, सर 20 लाख रुपए लगाए थे मैंने, तो सर इस 20 लाख रुपए के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट भी तो दो, मैं बिजनेस से 20 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट भी लूंगा। इसी तरीके से सर मैंने बिजनेस को लोन भी दिया हुआ है, मान लो सुशांत ये कह रहा है कि सर मैंने बिजनेस को लोन दिया था, मैंने बिजनेस को लोन दिया 10 लाख रुपए का, तो सर मेरे को इस लोन पे भी तो ब्याज दो। अब सर ये सारी बातें जो इसने कर दी ना, अब इसमें तो बहुत लड़ाई मची कि अच्छा भैया तुझे बिजनेस में से सैलरी भी चाहिए, तुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, लोन पे भी इंटरेस्ट चाहिए, तुझे अपनी कैपिटल पे भी इंटरेस्ट चाहिए, ये एक काम कर सारा पैसा तू ही ले जा, बिजनेस तू ही चला ले अकेले। तो अब ये अगर इतनी सारी लड़ाई मची, तो इस लड़ाई का क्या समाधान दिया है मेरे पार्टनरशिप एक्ट ने? पार्टनरशिप एक्ट ने ये बोला है कि अगर तुम्हारी कोई डीड नहीं है, तुम्हारी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, कोई पहला एग्रीमेंट नहीं था, तो भैया ना ही किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, ना ही कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, और लोन अगर दिया है तो लोन पे अगर तुम इंटरेस्ट मांग रहे हो तो इंटरेस्ट तुम्हें बिल्कुल मैक्सिमम जो मिलेगा वो 6%
पर एनम का मिलेगा, इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो साफ सीधी बात यह है कि सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सर जो आपका प्रॉफिट है ना वो इक्वली शेयर होगा, वो होगा इक्वली शेयर। साथ ही साथ सर अगर आप कोई सैलरी चाहते हो तो सर आपको सैलरी नहीं मिलेगी। सर अगर आप कोई इंटरेस्ट चाहते हो अपनी कैपिटल पे तो सर आपको वो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। और सर अगर आप कोई इंटरेस्ट चाहते हो लोन पे तो सर वो आपको मैक्सिमम 6% पर एनम का मिल जाएगा, इससे ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं है, कानून ने ये नहीं बोला कि आपको इंटरेस्ट 6% से ज्यादा कभी आप किसी पार्टनर को दे ही नहीं सकते, ये नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने कहा है कि अगर कोई डीड नहीं थी तो 6% से ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हम दोनों ने पहले ही एग्री कर लिया था कि नहीं भैया लोन अगर तू बिजनेस को देगा तो तेरे को 12% ब्याज मिलेगा, तो 12% ब्याज मिलेगा। अगर हम दोनों ने एग्री करा था, पर अगर हम दोनों ने कुछ भी एग्रीमेंट नहीं करा था तो ब्याज 6% से ज्यादा नहीं मिलेगा। इतनी बात है, ठीक है। ये डीड अगर नहीं हुई, सर हमने बीएससी में जब पढ़ा था कि डीड नहीं हुई तो क्या क्या चीज हो सकती है। तो सर अगर डीड नहीं हुई तो हमारी अकाउंटिंग के लिए जो चीज जरूरी है वो ये है। क्योंकि अभी आपको क्यों समझनी जरूरी थी, सर ये तो लॉ पढ़ा दिया आपने, लॉ नहीं पढ़ाया। दिक्कत ये है कि जब आप अपनी अकाउंट्स पढ़ोगे ना तो उसमें इस तरह की सिचुएशंस आ जाएगी। कभी भी आपको पूरा क्वेश्चन दे दिया, भैया ये है, पूरे साल में इतनी सैलरी थी, इतना ये था वो था, सारा प्रॉफिट वगैरह निकालो, पार्टनरों को बांटो, और उसमें रेशियो नहीं दिया और उसमें बोल दिया कि कोई पार्टनरशिप डीड भी नहीं थी, तो आपको पता तो होना चाहिए कि सर इक्वली शेयर होगा। इसी तरीके से सर आपको पूरी कहानी दे रखी है कि इतना इतना ये सब कुछ बनता है, और उसमें आपको क्वेश्चन नहीं दे रखा है कि एक पार्टनर सैलरी के लिए लड़ रहा है, बताओ उसे कितनी सैलरी देनी चाहिए। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। मान लो आपको पूरा क्वेश्चन दे दिया और इस पूरे क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया कि ये वो ये कहानी है, पार्टनर ने इतना लोन दिया था, बता दो, अब आप अपनी पूरा प्रॉफिट निकाल के दिखा दो। तो आपको सब अपने दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सर अगर पूरा मुझे क्वेश्चन दे दिया और उसमें डीड वगैरह को कुछ मेंशन नहीं करा तो फिर तो सर पार्टनर को जो इंटरेस्ट लोन मिलेगा ना सर वो 6% का ही मिलेगा। तो ये सब चीज हमने इसलिए पढ़ी है। ये मुझे बताओ अभी तक की इस चीज में कुछ सवाल पूछना है, इस चीज में कुछ डाउट है? नहीं सर। नहीं, ये चीज No, क्लियर है, sir. बिल्कुल पक्का क्लियर है, Yes, sir. पक्का 100% क्लियर है ये चीज? Yes. ठीक है, अच्छा, ये चीज हो गई। अब सर इसके आगे बिल्कुल एक आध जो छोटी मोटी सी जो हमारी गाइडलाइंस है वो क्या है, वो सर ये है कि अब ना थोड़ा सा सुशांत क्या है ज्यादा तेज दिमाग का निकला। अब उसने करा क्या, वो एक दिन उसने डिसाइड करा है कि सर बिजनेस वगैरह करते हैं। सुशांत मेरे पास आया भगा भगा, कहता है कि सर एक काम करो, मेरे दिमाग में ना एक बढ़िया बिजनेस आइडिया आया है और हम करते हैं बिजनेस। अब मुझे पता नहीं था ये इतना चालाक है। ये आया मेरे पास कि सर हम फटाफट से बिजनेस शुरू करेंगे, बहुत बढ़िया। सुशांत ये बताओ फटाफट किस चीज का बिजनेस शुरू करना है, क्या बेचना है? सर क्लोथ्स का। चलो कपड़ों का बिजनेस शुरू करा है, सुशांत कह रहा है। सुशांत मेरे पास आया कि सर बच्चों का, ये बच्चों का और लेडीज का, जेंट्स के सबके कपड़े वगैरह बेचने का बिजनेस शुरू करेंगे, रेडीमेड क्लोथ्स अपना करेंगे और कपड़े बेचेंगे। चलो ठीक है, बढ़िया। मैं कहा ठीक है भाई बिजनेस शुरू करो, क्या दिक्कत आ रही है, मैं हूँ साथ में, बिजनेस शुरू करते हैं। अब सुशांत ने कहा कि सर नहीं एक काम करो सर। मैंने कहा बता किस किस जने को लेना है, कौन कौन लेना है बिजनेस में तेरे को पार्टनर। तो मुझसे सुशांत कहता है सर एक तो आप आ जाओ, सर मैं भी आ जाता हूँ, और सर एक काम करो अक्सा को भी ले लो। मैं कहा चलो ठीक है भाई ले लो, अक्सा को भी ले लो। अब फिर सुशांत ने क्या बोला, कह रहे नहीं नहीं सर ये तो गलत हो जाएगा, एक काम करो सर ऐसे तीन तीन पार्टनर नहीं रख रहे। मैंने कहा क्यों? कहते सर तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा सर, ये तीन तीन मत रखो सर, एक बंदा और ले लो सर, एक 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 जना और सर। मैंने कहा यार एक जना और अब कहाँ से लाएगा, बता तू तू बता दे, किसी को लेना पार्टनरशिप में ले ले, चल तेरी ये बात भी मान ली। मैं कहता सर मेरे पास तो सर ऐसा कोई है नहीं, आप देख लो सर आपकी जानकारी में कोई कुछ हो, किसी को हम पार्टनर बना सके बिजनेस में। तो मेरे से कहता है कि सर एक काम करते हैं, अक्षय से पूछ लेते हैं। अब हमने कहा अक्षय ये बताओ तुम्हारे जानने में कोई है पार्टनर वगैरह बन सके?
उसने कहा नहीं सर, मेरे जानने में तो कोई नहीं है सर, मेरी तो बस एक छोटी बहन है। तो सुशांत ने कहा हाँ छोटी बहन है, चलो चलो छोटी बहन को भी पार्टनर बना दो। अब जो उसकी छोटी बहन थी, उसे यंगर सिस्टर कह रहे थे हैं भाई। अब सुशांत ने कहा कि हाँ हाँ भैया ऐसे पार्टनर बना दो, पार्टनर बना दो, ये डन डन बिल्कुल फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर बना लिया। और सुशांत ने पार्टनर तो बना लिया, ये बनाया क्यों था इसने? मैंने कहा यार क्यों बना रहा है, बेचारी छोटी सी बच्ची, उसे पार्टनर क्यों बना रहा है? तो स्कूल में पढ़ने दे, पढ़ रही है, जा रही है, क्यों उसके नाम पे बिजनेस कर रहा है? नहीं नहीं सर, आप सर आप ये सब बातें छोड़ो, सर उसको पार्टनर बना लो, बहुत फायदे में रहेंगे। कहा, यार ऐसे कैसे? यार वो आएगी बेफालतू में प्रॉफिट ले रहेगी, कहाँ फायदे में रहेगा तू? बेफालतू में पैसा और 4 जनों में बढ़ जाएगा जो 3 जनों में बढ़ रहा था। कह रहा सर आप इतना ज्यादा सोच रहे हो, ये सब मत सोचो सर, आप मेरे पे भरोसा करो, कब बिजनेस शुरू करो? कर भाई चल बिजनेस शुरू कर। अब बिजनेस शुरू करा। 31 मार्च 2025 आ गई। 31 मार्च 2025 आ गई। अब हम पूरे साल का अपना P&L वगैरह निकालने बैठे। P&L वगैरह निकाला। P&L निकाला। ये पता नहीं क्या करा इसने, सुशांत ने कैसा बिजनेस चलाया, क्या करा, 60,000 रुपए का लॉस आ गया। 60,000 रुपए का लॉस आ गया। मैं कहा यार सुशांत, यार ये चीज तूने क्या करी है, 60,000 रुपए का लॉस आ गया। अब बता यार, हम लोग अब सारा लॉस वगैरह भुगतते रहे, अब बता यार मेरे इतने रुपए वो बर्बाद हो गए, ये वो। सुशांत तो मेरे को क्या दिलासा देता है, अरे सर आप इतनी टेंशन मत लो सर, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। सर ये तो सोचो, मैंने आपके 5,000 रुपए बचा दिए। 5,000 रुपए कौन से बचा दिए तूने मेरे? मुझसे कहता है कि सर ये तो 60,000 रुपए है ना। आप सर ये सोचो, अगर ये नुकसान था तो हम 3 जनों में बढ़ता पहले, 20-20 हजार रुपए। कितना? 20-20 हजार रुपए। लेकिन सर अब ये चीज नहीं है सर। तो कहता है सर अब तो एक और जना है ना, अक्षय की बहन भी तो है। सर अब तो 15,000 रुपए हैं सिर्फ, आपस में हम दोनों को तो 15-15 हजार ही बांटने हैं, बाकी 30,000 तो ये दोनों बहनें जाने। हमने तो सर अपना 15-15 हजार में काम हो गया, छोड़ो। मैं कहा नहीं भैया, यही तेरी बेवकूफी थी, अगर तूने ये चीज सोची तो। क्योंकि जो उसकी बहन है ना, वो माइनर पार्टनर है। वो कौन है? माइनर है वो। उसकी एज 18 साल से कम है। कहता है तो सर अगर 18 साल से कम है तो? भैया अगर उसकी एज 18 साल से कम है ना, तो वो पार्टनर इन प्रॉफिट ही हो सकती है बस। मतलब भैया अगर प्रॉफिट हुआ तो वो अपने पास पैसा रख लेगी, लेकिन अगर लॉस हुआ तो लॉस में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। लॉस हम तीनों को ही भुगतना पड़ेगा। माइनर के अलावा जितने लोग रहेंगे, लॉस उन सबको ही भुगतना पड़ेगा। लॉस का और कोई जरिया नहीं है बचने का। तो भैया तूने जितनी भी ये पूरे साल जो तूने दिमाग चलाया था ना, अगर मेरे को साल की शुरुआत में ही बता देता, बिजनेस शुरू करते टाइम की तरह ये मोटिव था, कम से कम मैं तेरे को उस समय तो बता देता कि भैया ये सब चीजें मत सोच, इससे बढ़िया एक एल्डर इंसान कोई सुन ले, मेरे से एक बार पूछ तो लेता। नहीं, अपना दिमाग चला के तूने बिजनेस शुरू करवा दिया, अब हो गया नुकसान, 20,000 रुपये जाएंगे मेरे। तो सर ये एक रूल, ये क्या कहता है? ये कहता है कि सर माइनर कभी भी अगर बिजनेस में पार्टनर बनेगा, सबसे पहली बात तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, माइनर अगर पार्टनर बनेगा तो वो सबकी सहमति से बनेगा। माइनर अगर पार्टनर बनता है तो सभी पार्टनर्स की सहमति से बनेगा, बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं ना, हम पांचों, हम सबकी सहमति से बनेगा। हम सबने अलाउ करा तब जाके माइनर पार्टनर बनेगा। और अगर पार्टनर बना तो वो पार्टनर केवल और केवल प्रॉफिट में ही रहेगा, लॉस में उसकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ठीक है, ये एक चीज और पढ़ ली हमने। अच्छा ये वाली चीज एटलीस्ट हमने नोट डाउन कर ली ना, Yes. ये चारों चीजें, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या आता है सर? सर आपका जो कंसेप्ट था ना पार्टनरशिप का, वो इतना ही था। मतलब ये जो सर हमारे को जो रूल वगैरह ये सब जो चीजें सारी पढ़नी थी ना, रूल तो अभी हमने इतने पढ़ लिए, जो बिल्कुल एक आध दो तीन कुछ छोटे मोटे होंगे, वो जब क्वेश्चंस के बीच में अटकेंगे तो वो तब हम क्वेश्चंस के साथ कर लेंगे।
लेकिन अब जो इसके बाद हमारा शुरू होता है वो इसके बाद हमारी बेसिकली क्वेश्चन ही शुरू होते हैं, और क्वेश्चन बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू होते रहते हैं। सर क्या है कि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब आ गया, तो सर पार्टनर के जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, ये वो चीज। लेकिन इन सब में ना हम सबसे पहले बस एक अकाउंट पढ़ते हैं। क्या चीज? देखो एक चीज ये समझ में आ गई थी कि जब मेरा ट्रायल बैलेंस बना तो ट्रायल बैलेंस के बाद मेरा पी एंड एल बनता था, और पी एंड एल के बाद ही मेरी बैलेंस शीट बन जाती थी। ये चीज तो सबको पता चल गई अपनी 11th में पढ़ के। अब ये चीज हमने पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, सोल ओनर के केस में, जब एक सिंगल ओनर है तो। ठीक है। अब पार्टनरशिप में क्या अलग है? पार्टनरशिप सिर्फ एक चीज कहती है, पार्टनरशिप ये कहता है कि भैया अगर आप यहाँ पार्टनरशिप में आप जब बिजनेस करने आए हो ना, तो आपका एक अकाउंट और बनेगा। मतलब पी एंड एल अकाउंट तो बन गया, यहां से यहां तक आप जैसे नॉर्मली करते थे आपको आज भी वैसे ही करना है। किसी क्वेश्चन में वैसे बहुत कम बोलेगा आपको, 11th का कंसेप्ट बहुत कम आपको पढ़ना, इसमें बहुत कम यूज करना पड़ेगा। पर मान लो अगर वो आपको बोलता है कि सर पी एंड एल अकाउंट भी बना के लाओ, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट भी बना के लाओ, तो पी एंड एल अकाउंट आप जैसे पहले बनाते थे आपको आज भी वैसे ही बनाना है, उसमें कुछ अलग नहीं है। पर सर जब आपने पी एंड एल अकाउंट बना दिया और वहां आपका नेट प्रॉफिट आ गया, तो उसे अब आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं लेके जाओगे, उसे आप यहाँ बीच में एक नया अकाउंट आएगा और उसे वहां लेके जाओगे, और वो नया अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ? अप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है जो प्रॉफिट आया उसे आपस में बांट दो। मतलब सर ये प्रॉफिट हम 2 बार निकालेंगे? हाँ, प्रॉफिट 2 बार निकालेंगे। 2 बार क्यों? सर ये जो यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट निकाला ना, ये हमने निकाल लिया थोड़ा बाहर बाहर के दुनियादारी के जितने भी खर्चे थे, लोगों से जितना ब्याज ले रखा था, जितना रेंट जाना था, ये बाहरी दुनिया का, बाहर बाहर के लोगों का जितना खर्चा था और जितनी इनकम आनी थी सब चीजें जोड़ ली, और जितने खर्चे थे सब कुछ हटा लिया। तो बाहर के सारे सेटलमेंट करने के बाद हमारे पास जो हमारी इस फर्म में, इस पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट बचा, सर अब इसको आपस में बांटेंगे। अब इसमें से आपस के जितने खर्चे हैं वो खत्म करेंगे। मतलब ये तो सर यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट आ गया था नेट प्रॉफिट, ये तो सर वो आ गया बाहर के सारे खर्चे वगैरह सब निकाल के। अब सर हमारे आपस के कुछ खर्चे, मतलब आपस के खर्चे कैसे हो सकते हैं? जैसे भी हम बात कर रहे थे, मान लो किसी पार्टनर की सैलरी हो गई, ये जो यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्टनर का, किसी पार्टनर की सैलरी हो गई, किसी पार्टनर को ही कोई रेंट जा रहा है, मतलब मान लो प्रॉपर्टी ही किसी पार्टनर की है, ठीक है, किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट जा रहा है, तो पार्टनर की जितनी चीजें होंगी वो हम यहाँ बांटेंगे। सर ऐसा क्यों? इसका मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं हमने इसे यहीं पे क्यों नहीं बांट दिया? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ये भी था ना, इन सब चीजों को यहाँ पे दिखाते तो प्रॉफिट एक ही बार निकाल लेते। तो बस इसका रीजनिंग हल्की सी इतनी सी ये है, इसे हम अलग इसलिए करते हैं जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस, कि जब आपने, अगर कोई भी यूजर, देखो ये जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इतना तो आइडिया होगा कि जितने भी हम ये अपनी बैलेंस शीट पैनल ये सब बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को सबमिट होती है इसकी रिपोर्ट एट द ईयर एंड। एक अकाउंटेंट या एक चार्टेड अकाउंटेंट, मतलब अकाउंटेंट अकाउंट्स को बनाता है और चार्टेड अकाउंटेंट उसको वेरीफाई करेगा, और आगे वो रिपोर्ट आपकी गवर्नमेंट की जो भी साइट्स वगैरह है, गवर्नमेंट की जितनी जगहें हैं वहां पे अपडेट हो जाएगा आपका रिकॉर्ड। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट उसे बाद में पब्लिक को पढ़ने के लिए दे सकती है। तो इसलिए जस्ट फॉर जनरल पब्लिक, कि जनरल पब्लिक ये देख सके कि बिजनेस का कितना प्रॉफिट है। ऐसे तो कोई भी इंसान अपने आपस के खर्चे, कि चल सुशांत तू सैलरी ना एक काम कर, बुक्स में दिखा दे अपनी 5 लाख रुपए की सैलरी, तो प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। अक्सर की एक काम करो 5-6 लाख की सैलरी दिखा दो, प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। तो इंसान आपस में सेटलमेंट करके अपना प्रॉफिट कम तो नहीं दिखा रहा, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा कि भैया जो तुम्हारे आपस के जितने भी सेटलमेंट है ना, इनको तुम बाद में करो, पहले हमारे को आपस के सेटलमेंट से पहले का प्रॉफिट दिखाओ। हम तो तुम्हारे से जो टैक्स वैक्स होगा वो वसूल ले, तुम अपने आपस के सेटलमेंट सारे करते रहे। तो इसलिए जस्ट प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, और ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, अगर अकाउंट्स के डॉक्टर हम हैं, देखो डॉक्टर अलग चीज है, पर हम भी किसी डॉक्टर से कम नहीं है। ये जितनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये जितने अकाउंट्स है, अकाउंट्स के डॉक्टर हम लोग ही हैं। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि चीज की जो प्रेजेंटेशन है वो ढंग से हो। आपका आंसर सेम ही आएगा सर,
आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपने बनाया, इसके बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा सर वो सेम ही आता। चाहे आप ये जो सैलरी है ना आपकी, ये जो सैलरी रेंट इंटरेस्ट है, ये पार्टनर्स का खर्चा अगर आप पहले यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते सर, तो यहाँ पे जब आपका नेट प्रॉफिट आता तब भी नेट प्रॉफिट उतना ही रहता, और आप इस खर्चे को बाद में दिखा रहे हो तब भी आपका नेट प्रॉफिट उतना ही रहेगा। तो नेट प्रॉफिट आपका उतना ही बचेगा, पर फिर भी प्रेजेंटेशन सही हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ फाइनल आंसर की नहीं है कि सर गवर्नमेंट को हमने फाइनल आंसर सर 50,000 रुपये ही तो प्रॉफिट बन रहा था सर, चाहे मैं वहां पे दिखाता चाहे यहाँ पे दिखाता सर प्रॉफिट 50,000 ही बच रहा है, आंसर मैच हो रहा है। नहीं, वो चीज नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है प्रेजेंटेशन की, कि अगर सरकार ने बोला है कि प्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए तो फिर प्रेजेंटेशन वैसे ही होना चाहिए। अगर कोई चीज डिसाइड हुई है तो वो लोगों के भले के लिए ही डिसाइड हुई होगी। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम एक चीज कोई एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना पूरे पार्टनरशिप के 500 चैप्टर में, जो हम पढ़ेंगे वो एक्स्ट्रा है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसलिए हमारे जितने क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे पार्टनर्स हैं, चाहे पार्टनर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो गई, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे रिवॉल्व करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के आसपास, कि सर अगर ये सिचुएशन हो गई तो अब पैसा कैसे बटेगा, अगर सर ये सिचुएशन हो गई तो अब पैसा कैसे बटेगा। अल्टीमेटली हमारे को पार्टनरशिप में जो चीज मेन पढ़नी है वो है सर अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि सर पार्टनरों का आपस का खर्चा और आपस की इनकम कैसे रिकॉर्ड करनी। P&L अकाउंट आज भी वैसे ही बनता है जैसे पहले बनता था, जैसे क्लास 11th में बनता था, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। ये बस उसके आगे की एक स्टेज है और बैलेंस शीट से पहले की एक स्टेज है, ये एक बीच की स्टेज है जो हमें पढ़नी है। और 5 चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, बस अलग अलग सिचुएशंस को लाते हुए। इसका सर फॉर्मेट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने P&L अकाउंट पढ़ा था, कोई अंतर नहीं है सर, वही सर पर्टिकुलर्स अकाउंट, सर पर्टिकुलर्स अकाउंट। बस यहाँ पे होगा क्या कि सर P&L में आपका ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो जाता था, ये चीज ध्यान होगी। P&L में मेरा क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होता था यहाँ पे, पर यहाँ पे अब मेरा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जो नेट प्रॉफिट मेरा P&L अकाउंट में आया था ना, वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे ब्रॉट डाउन होगा। और फिर मैं यहाँ पे हमारे जो अपने पार्टनरों के जितने खर्चे वगैरह हैं, आपस के जितने खर्चे हैं, वो सब हम यहाँ डालेंगे सर, और अपना फाइनल नेट प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा सर, वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इतना करेंगे और इतना ही है। 12th में लग सकता है सर चैप्टर ज्यादा है सर, एक पार्टनर एक सर 3 बुक हो गई एक बुक तो सर बिल्कुल पार्टनरशिप की हो गई, तो नहीं, वो बस दिखने में सिलेबस ज्यादा लग रहा है, पर क्वेश्चंस लिमिटेड है, सिचुएशंस लिमिटेड है। सिचुएशंस 4 या 5 तरीके की ही है कि ये पार्टनर आ सकता है, जा सकता है, रिटायर हो सकता है, डेथ हो सकती है, आपस में मान लो हमने कुछ चेंजेस कर लिए, पहले मेरा और सुशांत का डिसाइड हुआ कि भाई हम आधा आधा प्रॉफिट करेंगे, आधा मैं रखूंगा आधा तू रखूंगा, पर बाद में जैसे जैसे सिचुएशन बदलती गई, मान लो मैं बिजनेस को समय कम देते जा रहा हूँ, ये बिजनेस को समय थोड़ा ज्यादा देते जाता है, और हमने आपस में डिसाइड करा कि यार चल एक काम कर, तू थोड़ी ज्यादा मेहनत कर रहा है, 2 तिराया इससे तू रख ले, 1 तिराया मैं रख लूंगा, 65 या 60% 70% तू रख ले, 30% मैं रख लूंगा। तो साल के बीच में अगर हमने कभी अपना प्रॉफिट का रेशियो आपस में चेंज कर लिया तो उस केस में अकाउंटिंग कैसी होगी। बस ये ऐसे 4-5 ही लिमिटेड सिचुएशंस हैं और उन्हीं के ऊपर 4-5 चैप्टर बनाए, तो बस ये सिचुएशन और इनके हिसाब से अकाउंटिंग पढ़नी है। हाँ सुशांत बताओ। सर ये अपना इको और उसका क्या हुआ है, इको टाइमिंग्स और बिजनेस बिजनेस स्टडीज की आपको टाइमिंग रहेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो भी अकाउंट्स का है ना आपका, अभी ये मैंने आज 6 बजे का रखा है, पर जनरली जो इसका टाइम रहेगा 5 से 5:30 के बीच का रहेगा हमारा। आप 1 घंटा वो पढ़ोगे और उसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास होगी। अभी मैंने वही 2 से 3 दिन के लिए होल्ड पे रखी हुई, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पहले हम अकाउंट से बिल्कुल रूबरू हो जाए, अकाउंट्स के भी थोड़ा सा समझ ले, और फिर उसके दूसरे या तीसरे दिन से इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके सर ओके। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है कि क्लास नहीं हो रही है, सर कुछ नहीं हो रही, बस वो मेरा रोक नहीं हुआ। मैंने 11th वालों को भी, आप सोचो 11th वालों की क्लास शुरू हुई थी 1 अप्रैल से, और उनको मैंने अभी तक, क्योंकि 11th तो सर बिल्कुल ही ऐसी बेसिक है, आप तो सर देखो फिर भी पढ़ के आ चुके हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पढ़ के आ लिया, कुछ ना कुछ कर लिया। अभी आप सोचो मैं पिछले 4 दिन से 11th वालों को रियल नॉमिनल पर्सनल
इसमें अकाउंट की कौन सी कैटेगरी आती है, असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। बच्चा अभी तो मुझे नहीं पता आप अब वो चीज सोच पा रहे होंगे नहीं हो पा रहे होंगे, पर जब आप क्लास 11th में थे बच्चों के दिमाग में अभी भी डाउट क्या आता है कि सर अगर मैंने गुड्स सोल्ड करे, मैंने सेल्स करी, तो सर मुझे पैसा तो आ रहा है, वो मेरी एसेट होना चाहिए। सर मेरे पास कैश पड़ा है, वो भी मेरा एसेट होना चाहिए। सर मैंने गुड्स परचेज करे, तो सर मेरे पास वो रखे हैं, तो सर वो भी मेरा एसेट होना चाहिए। मतलब चाहे गुड्स बेचे तो भी एसेट होने चाहिए, गुड्स खरीदे तो भी एसेट होने चाहिए। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें रहती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि आज हमारे को लगता है अरे यार ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं बच्चे, पर तो रहती जो है। बस हमारे पास कैश है, जो मतलब हमारे पर्सनल एसेट्स हैं वो तो है ही, बस कैश है जो है तो वो एसेट्स है ही। हाँ और जो कैश है हमने तो परचेज परचेज करा वो भी एसेट नहीं है ना, जो सेल करी है वो भी वो एसेट भी नहीं है। एसेट नहीं है। पर बच्चों को अभी वही तो उन्हें चीज समझानी पड़ती है ना। अभी आप सोचो आज पांचवा लेक्चर है, और अभी आज भी मैं उन्हें बहुत आराम से जर्नल एंट्री आज मैं उनकी धीरे धीरे करके आधे घंटे के लेक्चर के बाद शुरू करूंगा। तो अभी तक मैंने उनकी अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज की क्लास स्टार्ट नहीं करवाई थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अकाउंट्स को पहले संभाल ले। जिसने अकाउंट्स को पहले संभाल लिया ना सर, वो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को संभाल लेगा, उसे नहीं सर दिक्कत बहुत आने इजी की। है, बहुत इजी, बहुत। बहुत ही उसे बच्चा संभाल लेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भैया पहले अपना टाइम मेरे को दे दो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत मुश्किल से आपके इकोनॉमिक्स के सर है, विशेष सर है, बहुत मुश्किल से उन्होंने रोक के रखा हूँ। वो मेरे को कह रहा है कि भैया तू अकेले ही पढ़ाते रहेगा, मुझे भी पढ़ाने दे ना, 11th को पढ़ाने दे रहा है, आज तू 12th कभी कर रहा है। मैं कहा सर अभी रुक जाओ, मेरे को 2-3 दिन का टाइम और दे दो, मैं थोड़ा सा बच्चों को एक लेवल पे ले आऊं, फिर आप अपना इकोनॉमिक्स का शुरू कर लें। तो आपको 2 से 3 दिन का मैक्सिमम टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। मैं आपको 2 से 3 दिन में उस लेवल पे ले आऊं, आपको P&L अप्रोप्रिएशन के इनके क्वेश्चंस वगैरह करा दूं, आपको थोड़ा सा दिमाग से लगे कि हाँ हाँ सर आसान सा लग रहा है, एक बर्डन कम हो रहा है हमारा, तो मैं आपको फटाफट से कॉनिक्स से शिफ्ट करूं। डन आपको सर। थोड़ा सा मुझे को आपको थोड़ा सा मुझे 2-3 दिन का टाइम देना पड़ेगा। अपन इसी तरीके से धीरे धीरे करके शुरुआत करेंगे। अभी आज मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, जो आपकी अगली लेक्चर होगी वहां से हम सीधा क्वेश्चन शुरू करेंगे, और सर सीधा आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। अच्छा आपको मैं आपकी एक चीज आपके रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ बस, ठीक है। ये सर की जितनी भी चीजें आप मेरे पास पढ़ोगे, कोई भी चीज सर ऐसी नहीं है कि मैं आपको बस हवाबाजी में पढ़ा रहा हूँ, और सर वो चीज सर प्रैक्टिकली कैसे होती है नहीं होती है, क्या चीज होती है सर कैसे पता चलेगा। देखो आपको एक चीज दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन पे, दिख रहा है आपको कुछ, एक सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है। Yes. अब ये सॉफ्टवेयर क्या है, देखो जितने बच्चों ने, मैं बता रहा हूँ जितने भी बच्चों ने कॉमर्स स्ट्रीम ली हुई होती है ना, और जो अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं, सबके साथ एक दिक्कत होती है। वो क्या है सर? सर अकाउंट्स पढ़ने वाले के साथ दिक्कत ये है कि वो अकाउंट्स आज किताबों में तो पढ़ रहा है, उसने सर जर्नल का फॉर्मेट पढ़ लिया, उसने लेजर पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। उसने जर्नल के फॉर्मेट में पढ़ लिया कि एक कॉलम होता है लेजर फॉलियो का, और उसे पता भी है उसका मतलब कि सर लेजर का जो पेज नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन ये बात आज सबको पता है कि कोई भी इंसान किसी भी संस्था में हो, किसी बेकार से बेकार संस्था में हो, लेकिन कोई भी अपने अकाउंट्स, और इतने सारे अकाउंट्स, एक पेपर पे एक डायरी पे तो मेंटेन नहीं कर रहा होगा, इंसान सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर रहा होगा। सर आपको क्या लगता है कि आप पहले जर्नल एंट्री पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और फिर आप कैश के लेजर में जाओगे कि कैश अकाउंट में डेबिट में लिखोगे कैपिटल, और कैपिटल के क्रेडिट में लिखोगे कैश? अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐसे आज की दुनिया में अकाउंटिंग हो रही है, तो सर फिर तो इंसान एक एक दिन की एंट्री 10-10 दिन तक मारते रहेगा। तो अकाउंटिंग ऐसे नहीं होती। तो दिक्कत क्या होती है, जब बच्चा अकाउंट्स पढ़ना शुरू करता है ना, क्लास 11th में जब उसने अकाउंट्स देखी, सर वो 11th में थियोरेटिकली पढ़ रहा है, वो 12th में पढ़ रहा है, अगर वो ग्रेजुएशन करने गया तो ग्रेजुएशन के 3 साल मतलब 5 साल हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया 1 आध साल उसका। इंसान मैं अगर बात करूं 5 से 6 साल तक सिर्फ बुक्स में अकाउंट्स पढ़ते रहता है, पर प्रैक्टिकली अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं वो देख ही नहीं पाता है। तो जब वो इंडस्ट्री में जाता है ना, वो वहां पीछे रह जाता है कि उसे यही नहीं समझ में आ रहा सर ये क्या नई चीज पढ़ ली हमने, ये क्या नया चल रहा है। तो ये जब आप अपने सामने देख रहे हो ना सर, ये एक्चुअल वो सॉफ्टवेयर है। 95% कंपनीज अपनी अकाउंटिंग जिस सॉफ्टवेयर से करती है वो ये सॉफ्टवेयर है, और ये मैंने एक कंपनी की ही आपको बैलेंस शीट खोल के दे रखी है, बिल्कुल फाइनल बैलेंस शीट जो सरकार को सबमिट हुई होगी, ये बिल्कुल वही है। और सर इसमें कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन हो रहा है, कैपिटल में आप देख सकते हो कि ये सर बिजनेस का मालिक है, ये 80 लाख रुपए लाया हुआ है, सर इसने ये ड्राइंग कर रखी है पूरे साल में, सर इतनी इसकी लाइबिलिटीज है सर ये सारे खर्चे, सर इसका असेट देख लो सर,
एसी सर इसका एसेट है, कैमरा सर इसका एसेट है, सर इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा दो सर, इसकी परचेजेस दिख जाएगी 10.5 लाख की, सेल्स दिख जाएगी 12.5 लाख की, सर क्लोजिंग स्टॉक इसका 90 लाख का आ रहा है, सर ये कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे चढ़ा रहे हैं हम, कैसे लिख रहे हैं। तो सर आप तो सर ये थोड़ा हाँ, सीए का समझाओ कि मतलब सीए को स्टार्ट होता कैसे कैसे है, मतलब कब से होता है ये? सीए का कोर्स आप स्टार्ट कभी भी कर सकते हो, आप क्लास 12 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 12 के बाद भी उसकी पढ़ाई कर सकते हो। सीए में आपके मैं आपको पूरा लेक्चर्स भी डेडिकेट करूंगा, और उसका मैं रीजन बता देता हूँ क्यों। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड खुद सीए का है, खुद मैं सीए की कोचिंग भी देता आया हूँ, अभी फाउंडेशन के बच्चों को भी पढ़ाते आया हूँ। सीए का अपना कोचिंग सेंटर भी है मेरठ में ही, और जहाँ जो ऑफलाइन जो हमारा सेंटर है ना, जहाँ पे आप अभी ऑफलाइन आओगे भी कुछ दिनों बाद, तो जो हमारा ऑफलाइन जो सेंटर है वो एक्चुअली मैं बात करूँ पिछले 25 साल से सीए का ही कोचिंग सेंटर है। तो सर ये मैं सीए कोर्स से ही जुड़ा हुआ हूँ, मैं सीए प्रैक्टिस से ही जुड़ा हुआ हूँ। ये आप समझो, बस मैंने नाम वगैरह सब चीजें हाइड करनी पड़ती है दिखाने से पहले, कि मेरी ये क्लाइंट की ही टैली है, मेरी ये क्लाइंट की ही अकाउंटिंग है। तो आप इतना मान के रखना, आप जहां पढ़ रहे हो ना सर, आप ऐसे ही किसी पे नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ उस पे रहे हो जो थियोरिटिकली तो आपको पढ़ा देगा सर, प्रैक्टिकली चीज कैसे चलती है वो भी दिखा दूंगा। एक भी चीज कोई ऐसी नहीं होगी जो आपने किताब में पढ़ ली लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे होती है, सर हमें नहीं समझ में आ रहा आप क्या करवा रहे हो, आप प्रैक्टिकली नहीं दिखा पा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आप कहीं भी ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हो। अच्छा, मुझे अपनी कोई मार्कशीट या कोई सर्टिफिकेट कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे कितना आता है नहीं आता है, आपको भी एक महीना कुछ रुपए भी नहीं देने, आप मेरे साथ बैठे रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, आपको एक महीने में खुद पता चल जाएगा कि सर मैं कितना पढ़ा सकता हूँ, मैं कितने अच्छे से आपको समझा सकता हूँ, मुझे कितना आता है। ये मैं बातों से तो नहीं समझा सकता और ना ही कोई समझ सकता है, ठीक है। ये तो इसलिए मैंने आपको सॉफ्टवेयर क्यों दिखाया है कि सर आपको, आप अगर आज अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आपको अगले 5 साल तक आपको पता नहीं होगा कि प्रैक्टिकली अकाउंटिंग कैसे होती है। आप सिर्फ किताबों में देख लोगे, प्रैक्टिकली कैसे होती है हर एक चीज, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। सिलेबस का पार्ट नहीं है सर, आप सोच सकते हो कोई बोले भी अरे यार तुम्हारा सिर्फ फालतू में तुम्हारे को अकाउंटिंग सिखा रहा है, ये क्या तरीका है। तो नहीं सर, अकाउंटिंग में आपको यहाँ पे पूरी अकाउंटिंग करनी नहीं सिखाऊंगा, बस आपको एंट्री खोल के दिखाऊंगा कि सर देखो सेल्स की एंट्री अगर हो रही है कि किसी ने क्रेडिट पे माल बेचा है, मिस्टर लोकेश जो भी नाम है इसका, लोकेश को मैंने सेल्स करी है, तो सर ये कैसे रिकॉर्ड होती है ये सब चीज, कि क्या सर इतने सारे आइटम क्या लिखे हुए आ गए, ये स्टॉक आइटम है, किसने क्या क्या सामान बेचा है। अकाउंटिंग का मैं टेस्ट नहीं लूंगा आपको यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर में मुझे अकाउंटिंग करी थी, और नहीं, पढ़ेंगे हम वैसे ही, पर आपको दिखाने के लिए कि हाँ हर एक चीज सच है, जो आप पढ़ रहे हो वो प्रैक्टिकली अप्लाई होती है, कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है, वो सब दिखाने के लिए। एक से एक सर, सोल प्रोप्राइटरशिप सर, पार्टनरशिप, आपके में कंपनी अकाउंट्स भी है सर, एक से एक कंपनीज की भी अकाउंटिंग कैसे होती है, रियल में कैसे होती है, वो सब दिखा सकता हूँ और वो सब चीजें बताऊंगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ किताबी किताबी चीजें पढ़ लो और आपको असलियत में कुछ ना आता हो। आपको सर जो अच्छा, आप मेरे से सीए का पूछे तो मैं आपको एक चीज ब्रीफ कर देता हूँ कि सर सीए में जितने भी मेरे चैप्टर्स या जितनी भी चीजें हमारे, जितने हमारा जो एग्जाम आता है ना सीए फाउंडेशन के, जो हमारे चैप्टर्स होते हैं सारे के सारे 11th और 12th के ही होते हैं। 11th और 12th से बाहर एक भी चैप्टर नहीं होता। पर सर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है बस, लेकिन आपको फिर ट्रेन भी उसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको लेके बता रहा हूँ कि जब मैंने आपसे बोला वो सारे चैप्टर सीए फाउंडेशन में है, तो सर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सर, क्वेश्चंस करवाने के लिए सर आपको क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल से भी कराऊंगा, सर आपको क्वेश्चंस मैं डी के गोयल से भी करा दूंगा, और सर आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर कब मैं आपको सीए फाउंडेशन की बुक से भी क्वेश्चन करा दूंगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि पता है जिस दिन मैंने दिमाग में डाल दिया ना कि सीए के कोर्स का क्वेश्चन है, उस दिन आप हार मान लोगे कि सर सीए का क्वेश्चन है, ये हमसे होगा नहीं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। तो मैं बताऊंगा नहीं, पर मैं आपको क्वेश्चन कराने के बाद बता दूंगा कि बेटा ये देखो ये क्वेश्चन सीए की बुक में है और आपने कर लिया और आपको समझ में आ गया। तो सर आपको जितनी चीजें नहीं सर, मैं बताऊंगा, स्टार्टिंग पूछा था कि स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट कैसे करते हैं, कुछ जो 11 12th में पढ़ा है बस उसे ढंग से वो करना है। सीए का कोर्स वही है, सीए फाउंडेशन के कोर्स वही है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना सर, आपका फाउंडेशन लेवल तक के क्वेश्चंस, उसकी जो डिफिकल्टी लेवल होती है उस डिफिकल्टी लेवल तक लेके जाऊंगा, जो कोई प्री बोर्ड वगैरह या जो कोई आईसीएससी बोर्ड या कोई बोर्ड मीट नहीं कर सकता। किसी बोर्ड में इतना दम नहीं है कि वो आईसीआई की सीए की डिफिकल्टी लेवल को मीट कर सके। सर उसमें 100 में से 25 बच्चा पास होता है, हमारे यहाँ पे पास तो फिर भी 90% ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, 95% ज्यादा बच्चे पास हो जाते हैं, नंबर ही ऊपर नीचे रहते होंगे, सर उसमें पास नहीं हो पाते हैं बच्चे, तो उसका डिफिकल्टी लेवल क्या ही रहता होगा, जबकि चैप्टर्स 11 12 वाले ही हैं।
तो सर आपको डिफिकल्टी लेवल मैं वहां तक लेके जाऊंगा हर एक चैप्टर का। आप तो मेरे पास 11th में नहीं आए, पर मेरे पास जो बच्चे 11th में आए हैं उन्हें डेप्रिसिएशन वगैरह सर ये वो सारे चैप्टर, हर एक चैप्टर की डिफिकल्टी लेवल वहां तक टच करवा के लाऊंगा, टच करवा के जरूर लाऊंगा। चाहे बच्चा नहीं कर पाए, मुझे लगा नहीं इसकी हालत तो बहुत बेकार हो गई, बहुत टेंशन में आ गया, तो नहीं करवाऊंगा उसके आगे। आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही होगा। अभी तो सर आप जुड़े हो आराम से, आप सर आराम से बिल्कुल अपनी कुर्सी की बेटी बांध के बैठो, 1 महीने का मुझे समय दो, मेरे साथ बैठो और मुझे खुद जांच लेना कि मैं क्या करा पा रहा हूँ क्या नहीं करा पा रहा हूँ। ठीक है, इतना मैंने आपको जो अभी का आज का बेसिक समझाया सर, जो अभी तक हमने बेसिक समझा आज का, वो वाला उतना पोर्शन अभी समझ में आ गया। मेरी अगर डीड वगैरह नहीं बनी तो क्या सिचुएशन होंगी, मेरा P&L अप्रोप्रिएशन का काम क्या होता है, ये चीज समझ में आ गई ना सबको? Yes. ठीक है, इसके आगे की जो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग होगी, क्वेश्चन सॉल्विंग हम इमीडिएटली अगले क्लास से शुरू कर देंगे आपके साथ, मुझे क्योंकि मुझे उतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन शुरू करने से पहले। 11th वालों के साथ मुझे अभी तक आज 5वां दिन हो जाएगा, अभी तक मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई है जर्नल एंट्री पर। आप लोगों के साथ मुझे वो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग सेकंड डे से ही शुरू हो जाएगी। तो एक बार आप आओ। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आप लोग कहोगे तो जनरली संडे का क्योंकि ऑफ रहता है, मुझे नहीं पता क्यों लोग मानते हैं संडे छुट्टी का दिन है, मेरे हिसाब से छुट्टी का कोई दिन नहीं होना चाहिए, 1 घंटा इंसान पढ़ सकता है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर संडे को क्लास ले लो, मैं संडे को पढ़ा दूंगा, अगर आप लोग पढ़ने को तैयार हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Yes, sir. Yes, sir. आप ले लीजिए क्लास। चलो ले अब लो ले लीजिए। सुशांत, तुम तो ओके, शायद मेरे ख्याल से टाइम निकाल लोगे। ये बताओ मेरे को टाइम क्या निकाल लोगे संडे का अपना, मुझे टाइम बताओ। पूरा दिन। अक्सा Yes, sir. बताओ मेरे को टाइम क्या सही रहेगा, या इसी टाइम या 5-6 बजे के अराउंड ही लूँ? सही से टाइम कर लो। इसी टाइम सर। 5 बजे ले लूँ, थोड़ा सा और 1 घंटा पहले ले लेते हैं क्लास। हाँ हाँ, हाँ, यस। ठीक है, तो कल अपनी संडे की 5 बजे की क्लास रखते हैं।